नमस्कार और हमारी इस खास चर्चा में आपका बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही संवेदनशील कानून की गहराइयों में उतर रहे हैं। यह है बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो एक्ट 2012। हमारे पास इस कानून के जो मुख्य बिंदु हैं वो हैं और हमारा मकसद है कि इसके पीछे की सोच क्या है, इसमें जो खास शब्द हैं उनका मतलब क्या है, बच्चों की सेफ्टी के लिए क्या नियम है और हाँ, सजा क्या है। इन सबको जरा आसान भाषा में समझें। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कानून आखिर बना क्यों और ये काम कैसे करता है ना? तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। देखिए, ये समझना होगा कि ये कानून सिर्फ सजा देने के लिए नहीं है। इसका फोकस बच्चे के अधिकार, उनका भला और उनकी सेफ्टी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस कानून का असली मकसद क्या है, इसे लाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। देखिए, इसका मकसद तो बिल्कुल साफ है, बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट, हैरेसमेंट और पोर्नोग्राफी जैसे बहुत गंभीर अपराधों से बचाना है। और इसकी जड़ें हमारे संविधान में है। आर्टिकल 15(3) है ना, वो सरकार को हक देता है कि बच्चों के लिए खास कानून बनाए। और हाँ, भारत ने 1992 में यूएन का जो बाल अधिकार समझौता है उसे भी अपनाया था। वो कहता है कि बच्चों का हित सबसे ऊपर होना चाहिए। तो पोक्सो एक्ट बेसिकली उसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये सिर्फ अपराध रोकना नहीं है, बल्कि बच्चे का जो एक हेल्दी फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल डेवलपमेंट है ना, उसको पक्का करना है, उनकी प्राइवेसी बनाए रखना है और उन्हें किसी भी तरह के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है। अच्छा, तो ये कानून बच्चे को एकदम सेंटर में लगता है, ये अपराध से ज्यादा बच्चे पर फोकस करता है। ये तो काफी अलग अप्रोच लगती है पुरानी सोच से। अब इसमें कुछ खास शब्द हैं, जैसे आपने कहा, उनका मतलब क्या है? सबसे जरूरी, कानून की नजर में बच्चा कौन है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। कानून के हिसाब से बच्चा कोई भी जिसकी उम्र 18 साल से कम है, बस सीधी सी बात। इसी एज ग्रुप पर यह कानून लागू होता है। फिर कानून अलग अलग अपराधों को भी डिफाइन करता है, जैसे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ये भेदक यौन हमला है, सबसे सीरियस वाला। फिर इसका एग्रेवेटेड रूप है, और भी गंभीर, वो कुछ खास हालतों में होता है। इसी तरह सेक्सुअल असॉल्ट है, जिसमें पेनिट्रेशन नहीं होता, बस छूना वगैरह, और इसका भी एग्रेवेटेड या गंभीर रूप है। फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट है, यौन उत्पीड़न। और हाँ, 2019 में जो बदलाव हुए उसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी को भी साफ साफ डिफाइन किया गया है। और एक टर्म है स्पेशल कोर्ट, खास अदालतें जो सिर्फ इन्हीं केसों को देखती हैं। ये डेफिनेशंस काफी क्लियर करती हैं कि किस तरह का अपराध है और कितना गंभीर है। चलिए अब जरा इन अपराधों और इनकी सजाओं पर थोड़ी और बात करते हैं। ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है और सजा क्या है इसके लिए? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब है जब कोई बच्चे की बॉडी में, जैसे वजाइना, मुंह, यूरिनरी पैसेज या एनस में अपना पेनिस या कोई चीज या बॉडी का कोई और पार्ट डालता है, या फिर बच्चे को ऐसा करने पर मजबूर करता है। ये बहुत ही घिनौना और गंभीर अपराध है। इसके लिए कानून में कम से कम 10 साल की सजा है। कम से कम 10 साल? और ये उम्र कैद तक जा सकती है। साथ में जुर्माना भी है। और एक बात, अगर विक्टिम बच्चा 16 साल से कम उम्र का है तो सजा और भी सख्त हो जाती है, कम से कम 20 साल जेल। और ये सजा दोषी की बाकी जिंदगी के लिए उम्र कैद में भी बदल सकती है, और जुर्माना तो है ही। बाप रे, उम्र के हिसाब से सजा की गंभीरता बहुत बढ़ जाती है। अच्छा, और ये एग्रेवेटेड या गंभीर कब माना जाता है? वो कौन सी परिस्थितियां हैं? हाँ, कानून कुछ खास सिचुएशन बताता है जब यही हमला एग्रेवेटेड यानी और गंभीर माना जाता है। इसमें कई चीजें हैं, जैसे अगर अपराधी कोई पुलिस वाला है, फौजी है, सरकारी नौकर है, या किसी स्कूल, हॉस्पिटल, जेल जैसी जगह का स्टाफ है। अच्छा, कोई भरोसे वाली पोजीशन का गलत इस्तेमाल करे तो? बिल्कुल। या फिर ये गैंग असॉल्ट हो, या हमले में कोई खतरनाक हथियार इस्तेमाल हुआ हो, या बच्चे को बहुत गंभीर चोट आई हो, वो मेंटली या फिजिकली डिसेबल हो गया हो, प्रेग्नेंट हो गया हो, या उसे कोई जानलेवा बीमारी जैसे HIV हो गई हो, या अगर बच्चे की किसी डिसेबिलिटी का फायदा उठाया गया हो, या ये अपराध बार बार किया गया हो, या बच्चा बहुत छोटा हो, मान लीजिए 12 साल से कम, या अपराधी कोई रिश्तेदार हो, भरोसे का आदमी हो, या फिर ये अपराध किसी दंगे फसाद या बाढ़ भूकंप जैसी आपदा के दौरान किया गया हो। इन सब गंभीर मामलों में सजा बहुत ज्यादा है, कम से कम 20 साल की सख्त सजा, और ये भी दोषी की बाकी जिंदगी तक की उम्र कैद हो सकती है, साथ में जुर्माना, और कुछ मामलों में मौत की सजा भी दी जा सकती है। ये तो वाकई बहुत ही सख्त प्रावधान है, दिखाता है कि इन स्थितियों को कितनी गंभीरता से लिया गया है। अब सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हरासमेंट में क्या फर्क है? देखिए, सेक्सुअल असॉल्ट में यौन इरादे से
बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स जैसे गुप्तांग या ब्रेस्ट्स, इनको छूना शामिल है, या बच्चे से ऐसा करवाना। मतलब फिजिकल कांटेक्ट तो है पर पेनिट्रेशन नहीं है। इसकी सजा 3 से 5 साल तक की जेल और जुर्माना है। और इसका भी एग्रेवेटेड यानी गंभीर रूप होता है, जिसमें वही सब गंभीर परिस्थितियां लागू होती हैं जो हमने अभी डिस्कस की, और उसमें सजा 5 से 7 साल जेल और जुर्माना है। दूसरी तरफ है सेक्सुअल हरासमेंट यानी यौन उत्पीड़न। इसमें फिजिकल कांटेक्ट जरूरी नहीं है। इसमें यौन इरादे से कुछ बोलना, गंदे इशारे करना, कोई चीज दिखाना, बच्चे का पीछा करना, चाहे असल में या ऑनलाइन, या उसे पोर्नोग्राफी के लिए फुसलाना, धमकाना, ये सब आता है। इसकी सजा 3 साल तक की जेल और जुर्माना है। अच्छा, तो मतलब छूना और बिना छुए लेकिन सेक्सुअल इंटेंट से किया गया बर्ताव, दोनों में फर्क है। राइट। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी, उसके बारे में क्या नियम है? ये तो आजकल एक बहुत बड़ी, बहुत भयानक समस्या बन गई है। हाँ बिल्कुल, और कानून का एक पूरा चैप्टर इसी पर डेडिकेटेड है। कानून बिल्कुल साफ कहता है कि पोर्नोग्राफी के लिए बच्चे का इस्तेमाल करना बहुत गंभीर अपराध है। इसमें बच्चे के सेक्सुअल ऑर्गन्स दिखाना या बच्चे को किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी, चाहे वो असली हो या नकली, उसमें शामिल करना, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, इंटरनेट, कहीं भी। ऐसा करने वालों के लिए पहली बार पकड़े जाने पर कम से कम 5 साल और दोबारा करने पर कम से कम 7 साल की सजा है और जुर्माना भी। और अगर इसके साथ कोई और सेक्सुअल ऑफेंस भी हुआ है जैसे असॉल्ट, तो उसकी सजा अलग से जुड़े भी। इतना ही नहीं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाली सामग्री को सिर्फ अपने पास रखना, मतलब स्टोर करना भी अपराध है। अगर कोई रखता है और रिपोर्ट नहीं करता या डिलीट नहीं करता तो उस पर जुर्माना लग सकता है, लेकिन अगर उसे फैलाने, मतलब सर्कुलेट करने या बेचने के इरादे से रखा है, तब तो जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। कि ऐसा कोई अपराध हुआ है तो रिपोर्ट कैसे करना है? क्या कोई भी कर सकता है? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। कानून कहता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बच्चा खुद हो, माँ बाप हो, टीचर, डॉक्टर, पड़ोसी, कोई भी आम इंसान जिसे ऐसे किसी अपराध का शक है या पक्की जानकारी है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो इसकी खबर दे। ये सूचना स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट होती है ना, बच्चों के मामलों की खास पुलिस टीम, या फिर अपने लोकल पुलिस स्टेशन में दी जा सकती है। पुलिस का काम है कि वो इसे लिखे और जिसने सूचना दी है उसे पढ़कर सुनाए। और अगर बताने वाला बच्चा है तो उसे एकदम सिंपल भाषा में लिखना है ताकि बच्चा समझ सके। और पुलिस की ये भी ड्यूटी है कि वो फौरन बच्चे की देखभाल और सेफ्टी का इंतजाम करें, जैसे जरूरत हो तो शेल्टर होम भेजना या हॉस्पिटल ले जाना। और इसकी जानकारी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और स्पेशल कोर्ट को 24 घंटे के अंदर देनी होती है। अच्छा। और एक अच्छी बात यह है कि अगर कोई अच्छी नीयत से, मतलब गुड फेथ में सूचना देता है, हाँ, तो उस पर बाद में कोई एक्शन नहीं होगा, चाहे वो सूचना बाद में गलत ही क्यों ना निकले। और अगर कोई रिपोर्ट ना करे तो क्या तब भी कोई दिक्कत है? हाँ बिल्कुल, कानून सिर्फ आम लोगों पर ही नहीं बल्कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पर भी रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी डालता है। जैसे मीडिया हाउसेज हैं, होटल हैं, स्टूडियो वगैरह। अगर उन्हें अपने काम के दौरान ऐसी कोई चीज मिलती है जिससे बच्चे का शोषण दिख रहा हो, तो उन्हें रिपोर्ट करना ही होगा। अरे! और अगर कोई व्यक्ति या संस्था जिसे रिपोर्ट करना चाहिए था वो नहीं करता, तो उसके लिए सजा है। आम आदमी के लिए 6 महीने तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और किसी कंपनी या संस्था के जो इंचार्ज हैं उनके लिए 1 साल तक की जेल और जुर्माना है। अरे, मतलब चुप रहना भी गलत है, कानूनन गलत है। अच्छा, और झूठी शिकायत करने पर क्या होता है? हाँ, कानून झूठी शिकायत या झूठी खबर देने से भी रोकता है, उसके लिए भी सजा है। लेकिन एक बहुत बहुत जरूरी बात है, अगर कोई बच्चा झूठी शिकायत करता है तो उसे सजा नहीं दी जाएगी। अच्छा। हाँ, ये बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए है। कई बार बच्चे दबाव में या डर के मारे कुछ कह सकते हैं। और हाँ, मीडिया के लिए भी बहुत सख्त नियम है। सबसे जरूरी, किसी भी कीमत पर बच्चे की पहचान उजागर नहीं करनी है। नाम, पता, फोटो, स्कूल, कुछ भी नहीं। अगर मीडिया ये नियम तोड़ता है तो उसके लिए भी सजा है। ये सब सुन के लगता है कि रिपोर्टिंग लेवल पर बच्चे की सेफ्टी और उसकी पहचान छुपाने पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। अब जांच के दौरान आते हैं, जब बच्चे का बयान लिया जाता है तब क्या खास ध्यान रखा जाता है? क्योंकि ये प्रोसेस बच्चे के लिए बहुत डरावना हो सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, और कानून इस बात को बहुत अच्छे से समझता है। इसीलिए बयान दर्ज करने का जो तरीका है ना, उसे बहुत सेंसिटिव बनाया गया है। पहली बात, बच्चे का बयान उसके घर पर या उसकी पसंद की किसी और सेफ जगह पर दर्ज होना चाहिए, पुलिस स्टेशन में नहीं। ओके। दूसरी, जहां तक हो सके बयान एक महिला पुलिस अफसर लेगी जो सब इंस्पेक्टर रैंक से कम ना हो, और वो यूनिफॉर्म में नहीं होगी। ये पक्का करना होता है कि बयान लेते वक्त अपराधी बच्चे के सामने बिल्कुल ना आए। बच्चे को रात में पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते।
और जैसा पहले कहा, बच्चे की पहचान हमेशा हर स्टेज पर गुप्त रखनी है। बयान लेते समय बच्चे के पेरेंट्स या कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर बच्चा बहुत भरोसा करता है, वो साथ रह सकता है। अगर जरूरत पड़े तो ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर या कोई एक्सपर्ट, जैसे अगर बच्चा दिव्यांग है तो स्पेशल एजुकेटर, उनकी मदद ली जा सकती है। और पूरी प्रक्रिया की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। अच्छा, रिकॉर्डिंग भी। हाँ, इसी तरह मेडिकल जांच भी बहुत ध्यान से होती है। अगर विक्टिम लड़की है तो जांच सिर्फ महिला डॉक्टर ही करेगी और पेरेंट्स या भरोसे के व्यक्ति की मौजूदगी में। ये सारे इंतजाम वाकई दिखाते हैं कि बच्चे को दोबारा कोई ट्रॉमा न हो, इसका कितना ज्यादा ख्याल रखा गया है। अब आते हैं अदालती कार्रवाई पर। क्या इन मामलों के लिए सच में अलग स्पेशल कोर्ट्स होती हैं? हाँ बिल्कुल, कानून कहता है कि राज्य सरकारें हर जिले में जो सेशन कोर्ट होती है उसी को स्पेशल कोर्ट का दर्जा देंगी ताकि ये केस जल्दी निपटें। और इन अदालतों के बारे में दो बातें बहुत खास हैं जो सामान्य क्रिमिनल केस से अलग हैं। पहली, कुछ गंभीर अपराधों में जैसे पेनिट्रेटिव असॉल्ट या एग्रीवेटेड असॉल्ट, कानून ये मानकर चलता है कि आरोपी ने ही अपराध किया है या उसका इरादा गलत था, जब तक कि आरोपी खुद को बेगुनाह साबित ना कर दे। इसे कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट, मतलब सबूत का बोझ, बर्डन ऑफ प्रूफ एक तरह से आरोपी पर डाल दिया गया है। क्या सबूत का बोझ आरोपी पर? ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है नॉर्मल लॉ से। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम है। ये दिखाता है कि कानून इन अपराधों को कितनी गंभीरता से लेता है। और दूसरी खास बात, इन अदालतों में खास सरकारी वकील होते हैं जिन्हें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं और उनका कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एक्सपीरियंस वाले वकील, ठीक है। और इन स्पेशल कोर्ट्स में सुनवाई कैसे होती है? क्या वहाँ भी बच्चों के लिए कुछ खास इंतजाम है? हाँ, स्पेशल कोर्ट में भी पूरी कोशिश यही रहती है कि माहौल बच्चे के लिए ठीक हो, डरावना ना हो। कानून कहता है कि कोर्ट को चाइल्ड फ्रेंडली माहौल बनाना चाहिए। सुनवाई के दौरान बच्चे को जरूरत हो तो ब्रेक दिए जा सकते हैं। उसे बार बार गवाही के लिए नहीं बुलाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि एक बार में हो जाए। बच्चे से पूछताछ बहुत आक्रामक तरीके से नहीं हो सकती। उसके कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठा सकते। उसकी डिग्निटी बनाए रखनी है और पहचान तो यहाँ भी गुप्त रखनी है। अच्छा। बच्चे की गवाही बयान दर्ज होने के 30 दिन के अंदर हो जानी चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए कि पूरा ट्रायल 1 साल के अंदर खत्म हो जाए। 1 साल, ये तो काफी तेज है। हाँ, लक्ष्य तो यही है। और एक और बहुत जरूरी बात, गवाही के वक्त बच्चे को आरोपी का सामना न करना पड़े, इसके लिए इंतजाम हो सकता है। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही हो सकती है या कोर्ट रूम में पर्दा लगाया जा सकता है। और पूरी सुनवाई बंद कमरे में होती है, इन कैमरा, मतलब सिर्फ जज, वकील, कोर्ट स्टाफ, बच्चा और उसके पेरेंट्स या भरोसे का व्यक्ति ही मौजूद रहते हैं, पब्लिक या मीडिया नहीं। ये सारे इंतजाम सुनकर वाकई लगता है कि बच्चे को सेफ और कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई है। क्या इस कानून में कुछ और भी खास बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए? कोई और पहलू? हाँ, कुछ और भी जरूरी चीजें हैं। जैसे कानून कहता है कि सरकार नियम बनाए ताकि एक्सपर्ट्स की मदद ली जा सके। जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, जो ट्रायल से पहले और ट्रायल के दौरान बच्चे की मदद कर सकें, उसे संभाल सकें। बच्चे के परिवार को अपनी पसंद का वकील करने का हक है और अगर वो वकील का खर्चा नहीं उठा सकते तो सरकार की तरफ से लीगल एड, मतलब मुफ्त कानूनी मदद मिलती है। अच्छा, ये भी जरूरी है। हाँ, और एक टेक्निकल लेकिन जरूरी बात यह है कि अगर कोई काम पीओसीओ एक्ट के तहत भी जुर्म है और आईपीसी या आईटी एक्ट जैसे किसी और कानून के तहत भी, तो अपराधी को सजा उस कानून के तहत मिलेगी जिसमें ज्यादा कड़ी सजा हो। मतलब जो ज्यादा सख्त सजा देगा वो वाला कानून लागू होगा। हाँ बिल्कुल। और ये भी साफ किया गया है कि पॉक्सो एक्ट बाकी सब कानूनों के ऊपर है। अगर किसी पुराने कानून से इसकी कोई बात टकराती है तो पॉक्सो एक्ट ही माना जाएगा। सरकार की ये भी ड्यूटी है कि वो इस कानून के बारे में खूब पब्लिसिटी करे, लोगों को जागरूक करें। और जो नेशनल और स्टेट लेवल के बाल अधिकार आयोग है ना, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो देखें कि ये कानून ठीक से लागू हो रहा है या नहीं, उसकी मॉनिटरिंग करें। तो मतलब अगर हम पूरी बात को समेटे तो ये एकदम साफ है कि पॉक्सो एक्ट बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस से बचाने के लिए एक बहुत ही डिटेल्ड, बहुत सोचा समझा कानूनी फ्रेमवर्क है। इसमें क्राइम की डेफिनेशन से लेकर रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल और बच्चे के रिहैबिलिटेशन तक हर स्टेप पर बच्चे के इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा गया है। बिल्कुल सही कहा आपने।
ये कानून सिर्फ सजा देने वाला मतलब प्यूनिटिव नहीं है, ये प्रिवेंटिव भी है, रोकने वाला भी है और बच्चे को संभालने वाला रिहैबिलिटेटिव भी है। पूरी प्रोसेस में बच्चे की डिग्निटी, उसका कंफर्ट, उसका वेलफेयर ये सबसे जरूरी माना गया है। चाहे वो बयान लेने का तरीका हो, कोर्ट का माहौल हो, पहचान गुप्त रखने का नियम हो, हर जगह ये सेंसिटिविटी दिखती है। और जो अवेयरनेस और मॉनिटरिंग पर जोर है ना, वो ये पक्का करता है कि ये कानून सिर्फ कागज पर ना रह जाए, बल्कि जमीन पर इसका असर दिखे। सोचने पर मजबूर करने वाले स्वयं में ये सब सुनकर एक सवाल जरूर मन में आता है। कानून के तौर पे देखें तो पॉक्सो बहुत मजबूत लगता है, बहुत प्रोग्रेसिव भी। इसने बच्चे को सेंटर में लाकर एक जरूरी शिफ्ट किया है, लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिस में, सिद्धांत और अमल में अक्सर एक गैप रह जाता है ना? समाज के हर लेवल पर, आम लोगों की सोच में, पुलिस के बर्ताव में, अदालती प्रोसेस की असलियत में इस कानून की जो असली भावना है उसे पूरी तरह से उतार पाना ये अपने आप में कितनी बड़ी और लगातार चलने वाली चुनौती है। इस पर शायद हम सबको और सोचने की जरूरत है।